हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Okay, so first we will see about like a brief intro to cerebral cortex. So the cerebral cortex is located in the anterior region of the brain and is the largest part of the cerebrum in the mammalian brain. Okay, so basically it is the largest part mammalian brain में किसका cerebrum का। Then cerebral cortex का function क्या होता है? It plays a role in cognitive functions जैसे कि memory, attention, perception, decision making, problem solving, language, executive functions. So we will learn about functions of cerebral cortex in detail in the coming slides. So ये part अभी मैं डिटेल में explain नहीं करूंगी because आगे हमें वही पढ़ना है। देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो डिमार्केटेड होता है एक मीडियन या फिर हम बोल सकते हैं सेरिब्रल cerebral fissure से. So just a minute. Yeah, so you can see that there is a median fissure, or we can say cerebral fissure. So this is called as like it divides these like cerebral cortex into two halves, right hemisphere and left hemisphere. Okay, right hemisphere and left hemisphere. Just a minute. So this and how they are connected, right hemisphere and left hemisphere, they are connected by a group of nerve fibers, which together is called as corpus callosum. उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. तो जो रूफ होती है हर एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर की, मतलब राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर की, उसको हम टेलियम बोलते हैं. एंड ये हाईली फोल्डेड होती है. वी कैन सी देर आर सो मेनी फोल्ड्स एंड दीज फोल्ड्स फॉर्म रिजेस एंड डिप्रेशंस. तो जो रिजेस होते हैं, जो बल्जेस होते हैं बेसिकली, उनको हम गायराई बोलते हैं, जिसका सिंगुलर होता है गायरस. और जो डिप्रेशंस होते हैं बेसिकली, जो मतलब डीप में होता है, वी कैन सी इन द फिगर दैट सल्कस एंड गायरस. तो sulcus is basically the depression and gyrus is basically the bulge. Okay, so the सिंगुलर ऑफ सल्काई इज सल्कस. देन जो गायराई और सल्काई होते हैं, ये बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जिससे कि ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हो और न्यूरोनल कनेक्शंस हो. और ये जो फोल्डिंग होती है सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि जो ब्रेन है वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए और हायर कॉग्निटिव फंक्शंस परफॉर्म कर पाए. Moving on to the next slide, the deeper part of the cerebral cortex is called the cerebral medulla. और जो cerebral medulla होता है उसमें white matter, it contains white matter जिसमें myelinated axons होते हैं. तो axon is that extended part of the neuron, not the extended part. I mean, do you remember the structure of neuron? तो उसमें जो axons होते हैं बेसिकली वो वाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, जो कि कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं रीजन्स के बीच में. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ वाइट मैटर. और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो आउटर जोन होता है उसको हम ग्रे मैटर बोलते हैं, और उसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं. तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो दो हेमिस्फेयर में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट और राइट. और ये हेमिस्फेयर कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ बंडल ऑफ फाइबर्स जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं. और इसका फंक्शन क्या होता है कॉर्पस कैलोसम का? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस बिटवीन टू साइड्स. ठीक है, राइट और लेफ्ट. तो यू कैन सी इन द पिक्चर, द आउटर पार्ट इज द ग्रे मैटर, जहाँ पे यूजुअली सेल बॉडीज होती हैं. इसका क्या फंक्शन होता है ग्रे मैटर का? Processes and transmit information, controls movement, memory and emotion, and it fully develops in our 20s. And then you can see कि medulla में white matter होता है, इसमें usually myelinated axons होते हैं, और इसका function होता है brain regions को connect करना, जिससे कि learning, attention और motor control में help मिल पाए. और इसकी जो peak होती है वो middle age में आती है. Then moving on, कुछ सल्काए जिनको कि हम फिशर्स बोलते हैं, जो डीपर सल्काए होते हैं उनको हम फिशर्स बोलते हैं, वो वेल डेवलप्ड होते हैं और तीन
डीप और वाइड फिशर्स बनाते हैं, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर को बेसिकली 4 लोब्स में डिवाइड करता है। 4 लोब्स में, हर एक हेमिस्फेयर 4 लोब में डिवाइडेड होता है। तो पहला है, सो यू कैन सी इन द इमेज दैट ग्रीन पार्ट इज द फ्रंटल लोब, देन येलो और मस्टर्ड पार्ट इज द पेराइटल लोब, ब्लू पार्ट इज द occipital लोब, एंड देन रेड पार्ट इज द टेम्पोरल लोब। सो यू कैन सी जो फ्रंटल और पेराइटल को डिवाइड कर रहा है, दैट इज सेंट्रल सर्कल्स, ओके, जो फ्रंटल और पेराइटल को डिवाइड कर रहा है। देन देर इज लेटरल फिशर। लेटरल फिशर कौन सा है, जो कि टेम्पोरल और पेराइटल और फ्रंटल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यू कैन सी इन द इमेज थोड़ा सा पेराइटल का पार्ट एंड फ्रंटल का पार्ट जो टेम्पोरल से अलग कर रहा है, दैट इज लेटरल फिशर। एंड देन यू कैन सी कि पेराइटो ऑसिपिटल फिशर क्या है, जो कि फ्रंटल और जो कि पेराइटल और टेम्पोरल लोब को ऑसिपिटल नोब से अलग कर रहा है, दैट इज पेराइटो ऑसिपिटल फिशर। ओके, तो ये 3 मेन फिशर्स होते हैं। मूविंग ऑन, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और उस बहुत सारे सेंसरी और मोटर फंक्शंस यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं। मोटर एरिया, जिसको हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ये फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, और ये सिग्नल देता, ये सिग्नल पहुंचाता है मसल्स तक स्पेसिफिक मोटर एक्शंस लेने के लिए। You can see in the image there is pre-motor area, then there is supplementary motor area. तो जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, दैट इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ओके, तो अभी हमने उसका फंक्शन पढ़ा। देन टॉकिंग अबाउट प्री मोटर एरिया, ये भी फ्रंटल लोब में होता है, जस्ट एंटीरियर टू प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, और ये इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन करने में मोटर मूवमेंट्स के, और ये असिस्ट करता है ऑर्गेनाइज करने में और सीक्वेंस करने में मोटर एक्शंस को। देन मूविंग ऑन, थर्ड इज लाइक एसोसिएटेड एरियाज। ये जो रीजन्स होते हैं जो कि पूरे कॉर्टेक्स में होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बेसिकली ये यूजुअली फ्रंटल लोब में मिलते हैं। Then there is somesthetic area, or we can say primary somatosensory cortex. ये पेराइटल लोब में लोकेटेड होता है। ये असेंशियल होता है प्रोसेस करने के लिए सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो कि टच, टेम्परेचर, पेन से रिलेटेड होती है मेनली, and it helps us perceive and interpret sensations from the skin and musculoskeletal system. Then there is visual area, जो कि occipital lobe में होता है। यहाँ पे visual information process होती है, जिससे कि हम shape, color, pattern और दूसरे visual stimuli को recognize कर पाए। देन देर इज ऑडिटरी एरिया, जो कि यूजुअली टेम्पोरल लोब में होता है। ये ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, जैसे कि साउंड परसेप्शन या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो इट हेल्प्स अस इन हियरिंग एंड लाइक टू अंडरस्टैंड स्पीच एंड टू डिस्टिंग्विश वेरियस साउंड्स। तो ये जो एरियाज होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, ये एक साथ काम करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए और वॉलेंट्री मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और ये essential होते हैं for our ability to perceive the environment, interact with our environment, and engage in complex cognitive and motor activities. Then moving on to function of cerebral cortex only, तो हम फिर से एक बार देखते हैं गायराय और सल्काय। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं कॉर्टेक्स का, जिससे कि नंबर ऑफ न्यूरॉन ज्यादा हो, उनका कनेक्शन ज्यादा हो। तो ये जो एक्सटेंडेड सरफेस एरिया होता है, इससे जो भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है वो हम प्रोसेस कर पाते हैं और एडवांस कॉग्निटिव फंक्शंस टेक प्लेस कर पाते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। देन देर इज इंक्रीज सरफेस एरिया एंड ग्रे मैटर। तो जो इंक्रीज सरफेस एरिया होता है, इससे जो ग्रे मैटर होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज ज्यादा होती हैं और साइनेप्सेस ज्यादा होते हैं। ग्रे मैटर क्या होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, और जो अबंडेंस होता है ग्रे मैटर का कॉर्टेक्स में, वो इनेबल करता है ब्रेन को टू प्रोसेस एंड स्टोर अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ब्रेन के 4 लोब्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ। हियर वी कैन सी फ्रंटल लोब मेनली थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
टेम्पोरल लोब हियरिंग, लर्निंग और फीलिंग्स के लिए होता है। पेराइटल लोब लैंग्वेज और टच के लिए होता है, और ऑसिपिटल लोब साइट के लिए होता है। देन मूविंग ऑन, बाकी और भी फंक्शंस होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव फंक्शंस, तो कॉग्निटिव फंक्शंस में सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात करेंगे, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, गोल सेटिंग, जो कि फ्रंटल लोब प्ले करता है, जो कि फ्रंटल लोब का काम है बेसिकली। देन मेमोरी विच इज अनदर कॉग्निटिव फंक्शन। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पेशली टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनकोडिंग के लिए, कंसोलिडेटिंग के लिए और मेमोरीज रिट्रीव करने के लिए। देन देयर इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है कॉर्टेक्स का, पर्टिकुलरली फ्रंटल और टेम्पोरल लोब का, वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन अटेंशन में भी बहुत सारे पार्ट कॉर्टेक्स के इन्वॉल्व होते हैं। Talking about sensory processing, which was another function of cerebral cortex, तो visual processing जो कि हमें पता है occipital लोब का काम है, auditory processing जो कि temporal लोब का काम है, tactile sensation जिसमें parietal लोब involved होता है, then olfactory and gustatory processing। तो बेसिकली olfactory मतलब स्मेल से रिलेटेड और gustatory मतलब टेस्ट से रिलेटेड। ये भी cerebral cortex के जो पार्ट होते हैं उनका काम होता है। मूविंग ऑन टू मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल में क्या, जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमें पता है जो कि फ्रंटल लोब में होती है, ये इनिशिएट करती है और कंट्रोल करती है वॉलेंटरी मसल मूवमेंट को। मोटर प्लानिंग जो जो कि प्री मोटर कॉर्टेक्स का काम होता है, जो कि अगेन फ्रंटल लोब का पार्ट है और हम पहले पढ़ चुके हैं। फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि पेंसिल उठाना या फिर बटन लगाना शर्ट के, तो ये भी ये काम भी लाइक फ्रंटल लोब के पार्ट्स परफॉर्म करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट इमोशनल एंड सोशल कॉग्निशन, तो जो कॉर्टेक्स होता है सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स के साथ, जैसे कि एमिगडाला, वो इमोशनल प्रोसेसिंग, सोशल कॉग्निशन और रेगुलेशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशल अवेयरनेस और नेविगेशन, तो जो पेराइटल लोब होता है वो स्पेशल अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड परसेप्शन ऑफ सराउंडिंग एनवायरमेंट, जिससे कि हम नेविगेशन कर पाए अपनी सराउंडिंग्स का और इंटरेक्ट कर पाए अच्छे से। देन देर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग, तो कॉर्टेक्स में हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देन देर इज कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है कॉन्शियसनेस में और सेल्फ अवेयरनेस में, जिससे कि हम अवेयर रहें हमारे थॉट्स के बारे में, हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में, सराउंडिंग के बारे में। देन देर इज लर्निंग एंड अडेप्टेशन, तो जो कॉर्टेक्स होता है उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, क्योंकि वो ब्रेन का ही पार्ट है, जिससे कि हम लर्न कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग। देन देर इज रेगुलेशन ऑफ बॉडीली फंक्शन, तो जो कुछ एरियाज होता है कॉर्टेक्स के अंदर, पर्टिकुलरली इंसुला और सिंगुलेट कॉर्टेक्स में, वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, इमोशंस में इन्वॉल्व होते हैं और होम्योस्टैसिस में इन्वॉल्व होते हैं। होम्योस्टैसिस इज बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस। कैसे डिफरेंट एरियाज जो होते हैं कॉर्टेक्स के, वो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मेमोरी एक्सेट्रा, जो कि एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिटरमाइन करती है। देन डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी, बहुत सी पर्सनालिटी एक्चुअली बहुत से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है स्पेशली फ्रंटल लोब, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक में, जैसे इमोशनल रेगुलेशन, इम्पल्सिविटी, सोशल बिहेवियर। देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फ्रंटल लोब अगेन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए कॉम्प्लेक्स टास्क को। तो ये बेसिकली हमें हेल्प करता है टू सेट गोल्स, प्रायोरिटाइज एक्शंस एंड मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। देन द लास्ट वन इज लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, और स्पेशली कुछ रीजन्स डेडिकेटेड है, जैसे कि ब्रोकाज एरिया जो कि स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वर्निकी एरिया लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन में हेल्प करता है। और जो अदर एरियाज होता है टेम्पोरल और पेराइटल लोब में, वो रीडिंग और राइटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हियर इज द इमेज डिपिक्टिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जैसे कि हम देख सकते हैं मोटर एरियाज में प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हाईलाइटेड है, प्री मोटर कॉर्टेक्स दिखाया गया है, फ्रंटल आई फील्ड, ब्रोकाज एरिया इज शोन,
Prefrontal cortex is also shown. Then central sulcus is there. Sensory areas or related association areas are also shown. Primary somatosensory cortex you can see. Somatosensory association cortex you can see. You can see the gustatory cortex. You can also see Wernicke's area. Then you can also see primary visual cortex, then visual association area, auditory association area, primary auditory cortex. So we have learned about all this in the previous slide. Moving on to dysfunctions of cerebral cortex due to neurological damage, which can be structural or functional. So first we will read about apraxia. Apraxia क्या होता है? ये motor disorder होता है. किससे करेक्टराइज्ड होता है? इनएबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट पर्पसफुल मोटर मूवमेंट्स. इवन दो मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट होते हैं, यूजुअली ये पेराइटल और फ्रंटल लोब के में डैमेज होने से होता है. इसके टाइप्स होते हैं जैसे इडियोमोटर. इसमें क्या होता है कि वर्बल कमांड वाले एक्शन हम परफॉर्म नहीं कर पाते, जैसे कि किसी को वेव करना या फिर मिमिक करना, वो हम नहीं कर पाते. आइडिएशनल अप्रैक्सिया क्या होता है? इसमें हम एक्शन से सीक्वेंस में नहीं कर पाते, करेक्ट ऑर्डर में नहीं कर पाते. और लिम्ब काइनेटिक अप्रैक्सिया क्या होता है? इसमें बेसिकली प्रिसाइज फिंगर मूवमेंट जैसे कि बटनिंग अ शर्ट, ये सब चैलेंजिंग हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली अप्रैक्सिया मोटर मूवमेंट से रिलेटेड होता है. इनएबिलिटी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट पर्पसफुल मोटर मूवमेंट्स. देन एटैक्सिया क्या होता है? ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को इम्पेयर करती है. बेसिकली एबिलिटी टू कंट्रोल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स. ये यूजुअली सेरेबेलम में डिसफंक्शन से अराइज होती है. जैसे कि अटैक्सिया का एक एग्जाम्पल है सेरेब्रल अटैक्सिया, सेरिबेलर अटैक्सिया, जो कि कंडीशन जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड होता है. ये जो फॉर्म होती है अटैक्सिया की, ये अनस्टेडी वॉकिंग और में रिजल्ट करती है डिफिकल्टी विद टास्क रिक्वायरिंग फाइन मोटर स्किल्स जैसे राइटिंग. देन देयर इज एग्राफिया विच इज अ राइटिंग डिसऑर्डर, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्पेशली एरियाज रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, उनमें जब डैमेज होता है तब होता है. तो इससे क्या होता है? राइटिंग और रिटन लैंग्वेज प्रोड्यूस करने में डिफिकल्टी होती है. देर इज वन टाइप विच इज एलेक्सिया विद एग्राफिया. तो इसमें दोनों चीजों में डिफरेंट डिफिकल्टी होती है. एलेक्सिया इज रीडिंग इनएबिलिटी टू रीड, और एग्राफिया इज इनएबिलिटी टू राइट. Then there is aphasia, which again damage to the cerebral cortex, particularly left hemisphere. एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पोकन और रिटन लैंग्वेज. ब्रोकाज अफेजिया में क्या होता है? स्पीच प्रोडक्शन में डिफिकल्टी होती है. और वर्निकेज अफेजिया में क्या होता है कि स्पीच प्रोडक्शन में डिफिकल्टी नहीं होती, पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में डिफिकल्टी होती है, मतलब समझने में डिफिकल्टी होती है. देन देर इज डिसकैल्कुलिया विच रिजल्ट फ्रॉम डिसफंक्शन इन पैराइटल लोब. इसमें क्या होता है? हम मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग या कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर पाते. एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल कंसेप्ट हम ग्रास्प नहीं कर पाते. Then talking about agnosia, agnosia is sensory perception disorder that affects an individual's ability to recognize and interpret sensory information such as objects, faces, or sounds. It often results from damage to the parietal or occipital lobes of cerebral cortex. For example, visual agnosia में individual objects देख पाते हैं पर उनको recognize नहीं कर पाते. For example, they may be unable to identify a common item like a key or a cup. देन देर इज नेग्लेक्ट सिंड्रोम. नेग्लेक्ट सिंड्रोम को हम हेमी स्पेशल नेग्लेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स एनवायरमेंट की या फिर बॉडी की एक साइड को इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अनअवेयर होते हैं. ये पेराइटल लोब में डैमेज की वजह से होता है, स्पेशली राइट हेमिस्फेयर. पेशेंट विद राइट साइडेड नेग्लेक्ट may eat food only from left side of their plate or draw only the right half of a clock face when asked to do so. Then there is प्रोस्पोइग्नोसिया, जिसको हम फेस ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग के फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते. इवन जो क्लोज लोग होते हैं हमारे, उनके भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते.
जैसे कि हम फैमिली मेंबर्स के फेस ही रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो हम दूसरे उनकी वॉइस या उनकी क्लोथिंग पे डिपेंड होते हैं टू रिकॉग्नाइज। Then there is this case study of Phineas Gage. This is neuroscience's most famous patient. तो 1848 में फीनियस गेज, जो कि उस टाइम पे 25 इयर्स के थे, वो फोरमैन थे क्रू कटिंग के, और रेल रोड बेड इन कैवेंडिश वर्मोंट। वो एक टैंपिंग आयरन यूज कर रहे थे टू पैक एक्सप्लोसिव पाउडर इनटू अ होल एंड द पाउडर डिटोनेटेड। तो जो टैंपिंग आयरन थी, जो कि 43 इंचेस लॉन्ग थी, 1.25 इंचेस थी डायमीटर में, और जिसका वेट अराउंड 13.25 पाउंड था, वो स्काई की तरफ शॉट हुई और पेनिट्रेट करा उसने गेज के लेफ्ट चीक से, और ripped into his brain and excited through his skull, landing several dozen feet away। तो शॉर्ट में क्या हुआ, ये जो एक्सीडेंट हुआ था गेज का, इससे उनकी पर्सनालिटी में काफी ज्यादा चेंज आए, जो कि फैमिली और फ्रेंड्स ने नोटिस किए। और फिर जॉन मार्टिन हार्लो ने काफी डेप्थ में उनका केस पढ़ा। गेज का केस जो है वो काफी यूजफुल होता है ये प्रूव करने में कि जो ब्रेन है वो पर्सनालिटी कंट्रोल करता है और मेमोरी कंट्रोल करता है, क्योंकि आफ्टर दिस एक्सीडेंट both the things, both the cognitive aspects were affected, personality and memory. So that was it for today's video. In this video, we covered cerebral cortex in detail. So if you have any doubt regarding किसी भी part का function, या फिर कोई भी doubt जो भी हमने video में पढ़ा उससे related, you can ask in the comment section. I will definitely reply. So that is it for today's video. Thank you so much for watching the video. And if you like the video, please do subscribe to my channel and please do give a thumbs up. Thank you so much.